अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें हैं प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 रोज की तोसी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी आम इंतखाबात में मैदान में उतरने को तैयार हैं, जबकि इमरान खान का इलेक्शन में हिस्सा लेना नामुमकिन हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसके साथ बात करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान और पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया है। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के लिए बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म और उसके साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ तोशाखाना से कीमती गाड़ियों और तहाइफ वसूल करने से मुतल्लिक रेफरेंस में नैब से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि बलाच बलोच कौन था, दहशतगर्दी और दहशतगर्द बलाच की निशानदही पर पसनी के करीब खुफिया ऑपरेशन में क्या हुआ, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं साकिब बशीर साहब, और इसके साथ स्काइप पर हमारे साथ होंगे चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा साहब, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज था। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो उन्हें सेशन कोर्ट से सजा हुई थी, सजा तो मुअत्तल की गई थी लेकिन वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था। आपने गुज़श्ता रोज़ अपनी एक पोस्ट के जरिए से इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया था कि अब सबसे बड़ा एक चैलेंज ये रह गया है, जब उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई थी कि इमरान खान साहब लाहौर, मियाँ वाली और इस्लामाबाद से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, तो सब निगाहें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जमी थी कि वो कब अपना महफूज फैसला सुनाएगी। अब फैसला सुना दिया गया है, पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये बड़ा धचका है इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए। किस ग्राउंड के ऊपर ये दरखास्त मुस्तरद की गई है? इसमें 2-3 ग्राउंड्स हैं। एक तो जो आज का फैसला है चीफ जस्टिस ने दिया है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी जो है वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि आप सज़ा के बाद फैसला भी मुअत्तल कर दें। सज़ा जब मुअत्तल हुई थी इमरान खान साहब की तो उनको ज़मानत मिल गई। अब अगर फैसला मुअत्तल हो जाता तो उसके बाद उनकी नाअहली भी ख़त्म हो सकती थी। जो इमरान खान साहब के वकील थे सरदार लतीफ़ खोसा, उन्होंने भारतीय जो अदालतें हैं उनके हवाले दिए थे जहां पर सज़ा के बाद फैसला मुअत्तली के भी नज़ीरें मौजूद हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया और ये कहा है कि जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। एक तो ये वजह थी। इसके अलावा दूसरी एक और वजह भी थी कि जब इमरान खान की ज़मानत हुई थी तो उनमें सज़ा मुअत्तली की इस्तदा की गई थी, तो वो सज़ा मुअत्तल हो गई। तो अब जो दरख्वास्त थी उनकी, उसी सज़ा मुअत्तली का जो फैसला था उसमें तरमीम करने की दरख्वास्त थी कि उसको में तरमीम कर दें। तो उन्होंने कहा कि तरमीम जब तक के बहुत बड़ी कोई रीज़न ना हो उस वक्त तक तरमीम वाला। यहाँ पे ज़रूर बताइए हमारे नाज़रीन की क्लैरिटी के लिए, जब पहली इब्तदाई तौर पर दरख्वास्त आई थी, क्या उस स्टेज के ऊपर पीटीआई के वकला को सजा मुअत्तल करने के साथ साथ उस फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा करनी चाहिए थी? अगर वो करते तो फिर उनका लीगल राइट हो सकता था कि अदालत उनको एंटरटेन करती? अदालत ने जो रीजनिंग दी है आज उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि अगर उस वक्त उन्होंने सजा के तहत फैसला भी मुअत्तली की दरख्वास्त की होती तो आज हो सकता है सिनेरियो मुख्तलिफ होता। तो ये एक दूसरी वजह थी कि उन्होंने उस वक्त फैसला मुअत्तली की उसमें डाली नहीं थी, तो उन्होंने अभी कहा तरमीम करें। तो उन्होंने कहा तरमीम जो है, एक फैसला जो हो चुका है उसमें बहुत बड़ी कोई रीजन ना आ जाए तब तक तरमीम नहीं हो सकती। तीसरी वजह, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में 8 अगस्त का जो नाअहली का नोटिफिकेशन है वो अभी रिसेंटली चैलेंज किया था। तो ये भी एक वजह बनी है। बेंच ने ये कहा है कि हमें ये मालूम हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने उस पर 3 मेंबर बेंच ने उस पर जो है वो हेयरिंग की है और नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तो इन्होंने 8 अगस्त का जो नाअहली का नोटिफिकेशन था, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्तें चल रही थी क्योंकि 28 अगस्त को इमरान खान को जमानत मिली थी। तो उस वक्त उन्होंने बेंच ने यह लिखा है अपने फैसले में कि 8 अगस्त के उस नोटिफिकेशन को वहां पे ना उस पर बात हुई, ना कोई आर्गूमेंट्स दिए गए। तो ये मल्टीपल रीजंस जो है बनी है कि आज की दरखास्त फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल ठीक। पाशा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस फैसले के बाद क्या बानी पीटीआई इमरान खान साहब अब इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए अब वो अहल नहीं हो सकते, और इसके साथ उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाने का ऑप्शन मौजूद है इस फैसले के खिलाफ,
तो क्या इस अगले 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी अगर सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं और जो अर्जेंसी है उनको, चूंकि सिर्फ इसी केस के अंदर उनकी अब तक कन्विक्शन है, तो क्या उनका ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से जाके कोई रिलीफ हासिल करने की वो कोशिश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब तक ये कन्विक्शन सेटिसाइड नहीं होती और बरी होने का ऑर्डर नहीं होता, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता हुआ ये है कि सियासी एक एक माहौल गरमाने के लिए और अपने कारकुनों को ऐलान किया गया कि खान साहब 3 हलकों पाशा साहब की गालबन ऑडियो को बैरिस्टर गौर अली खान की हेलो जी जी कि जी फिर सुन सकते हैं आपको गौर अली खान की जगह जी बैरिस्टर गौर अली खान की जगह इमरान खान साहब चेयरमैन होते। जी इसीलिए उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया, क्योंकि वो उनको पता था, उनके वकला को भी पता था कि वो उनको सजा याफ्ता है। और पता होने के बावजूद उन्होंने ये एक एप्लीकेशन दे के कोशिश की कि अमेंडमेंट आ जाए, लेकिन वो नहीं हो सकती थी कानूनी तौर पे। पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई ऐसी नजीर नहीं है कि कन्विक्शन को भी सस्पेंड किया जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई इस किस्म का जो है वो रिलीफ मिले कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। तो पाशा साहब ये जरूर जानना चाहूंगा, पीटीआई के पास बैरिस्टर अली जफर साहब और दीगर बड़े बड़े नामी ग्रामी वकला मौजूद हैं, क्या उनको इस कानूनी जो इम्प्लीकेशंस का उनको अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं उनको कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? और आजकल कुछ लोग सवालात भी उठा रहे हैं कि पीटीआई की जो लीगल टीम है जो फ्रंट पे सारी पार्ट कर रही है, वो अपने अपने टिकटों को और अपने हलकों को मेक श्योर करने के लिए है, वो कोई संजीदा अंदाज में कानूनी लीगल बैटल नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं इस सारी मूव को? शायद राब्ता नहीं हो पाया हसन पाशा साहब से। नासिर भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियों में हैं, रावलपिंडी से आप भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि बानी पीटीआई अगर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करते, नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा वो पोलिटिकल थ्रेट थे, तो क्या आप समझते हैं कि उनका इलेक्शन में हिस्सा ना लेने से नून लीग को ग्राउंड पे मैदान में एक कंफर्ट सिचुएशन जरूर मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, आपकी बात ठीक है कि मैं एज ए सियासी वर्कर चाहता हूं कि हर सियासी जमात जो है ना उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अवाम में जाना चाहिए, उसको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई का बानी अगर वो गैर कानूनी तरीके इख्तियार करके वो साइफर वाला केस और वो 190 मिलियन वाला केस, अगर ये जो केस है अदालतों में चल रहे हैं तो ये अदालतों का फैसला है। अदालत अगर उनको सजा देती है तो अदालत ही उनको रिलीफ देगी। इसमें मेरी ख्वाहिश या किसी और की ख्वाहिश तो नहीं है ना, ये तो एक अदालत का फैसला है। अगर वो उनको उन्होंने सजा दे दी है तो फिर वो तो अब अदालत उनको रिलीफ देगी। बाकी इलेक्शन सियासी जमातों को लड़ना चाहिए, हर सियासी कारकुन का हक है, हर सियासी जमात के लीडर का हक है कि वो इलेक्शन लड़े। मैं तो इस हक में एज ए कारकुन कहता हूँ। लेकिन इमरान नियाजी के जो कहते हैं ना कि उन्होंने जो कुछ हालात पैदा किए 4 साल में, जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ वो अल्फाज बोलते रहे इदारों के खिलाफ, 9 मई का जो वाकया है वो छोटा वाकया नहीं है, इदारों पे हमला किया है। तो ऐसे जो अगर किरदार है, अगर वो अपने वोटर को इन चीजों पे उकसाते रहे 4 साल, तो ये उसका इशाखाना है। तो इसकी सजा तो फिर अदालतें दे रही है, अदालतें ही फैसला करेंगी कि वो अगर उनको सजा हुई है तो अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो अदालत ही उनको रिलीफ देगी। लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी ये ख्वाहिश है कि हर सियासी जमात को इलेक्शन में जाना चाहिए और उसको इजाजत मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। भट्ट साहब, आपकी ये बड़ी अच्छी ओपिनियन है, लेकिन इसके साथ ये जरूर जानना चाहूंगा, आपकी सियासी जमात के आपकी जो सियासी मुखालफिन हैं आपकी जमात पर वो संगीन इल्ज़ाम आयद करते हैं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई के लोग अगर बाहर निकलते हैं, कागजात नामजदगी हासिल करने जाते हैं, तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही। एक जमात को इक़्तिदार तक रास्ता हमवार करने के लिए तमाम एफर्ट्स हो रही हैं, तो ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, फजल रहमान साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारी जमातें इलेक्शन लड़ रही है। अगर कुछ गलत काम और कुछ ऐसे हालात पैदा किए हैं
पीटीआई के चेयरमैन इमरान नियाजी साहब ने, तो इसमें ना मुस्लिम लीग नून का कसूर है, ना कहते हैं पीपल्स पार्टी का कसूर है, ना जेयूआई का कसूर है। अदालतों जो आप मुझे हमें पता है 2018 में हमारे साथ क्या हुआ। हम अदालतों के भी चक्कर लगाते रहे, अदालतों ने हमें झूठी सजाएं दी। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं और मुझे जो सजा दी जा रही है वो गलत है। उस वक्त चीफ जस्टिस हाकिम निसार ये बात दोहरानी नहीं चाहिए, आज वो किस हालात में है। लेकिन वो अदालतों का सामना किया, मियां साहब ने अदालतों को ही के पास गए। आज अदालतों ने हमें रिलीफ दिया, तो इमरान नियाजी को भी अदालतें रिलीफ देंगी जब वो अपनी बेगुनाही साबित करें। जी बिल्कुल ठीक है। पाशा साहब, उस वक्त आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। वैसे तो लाइन ड्रॉप हो जाए, ये लाइन कट जाए तो उसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हमें भी आपकी आवाज़ सुनने से महरूमी बर्दाश्त करना पड़ी। तो सर आपसे जानना चाहूँगा, जो आजकल एक इंप्रेशन ये है, जो मेरा सवाल था कि कुछ पीटीआई के रहनुमा ये बड़ा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि जो अब पीटीआई की लीडरशिप है वो सीनियर वकला की हाथ में आ चुकी है, और वकला को बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो अपने अपने टिकट्स को मेक श्योर करने के लिए, अपना इंतखाबी हलकों को मेक श्योर करने के लिए वो उस तरीके से लीगल बैटल फाइट नहीं कर रहे जो जिसका तकाजा था। जैसे कि बैरिस्टर अली जफर साहब है, एक बड़ा नाम है, और जो लीगल वे था इस सारे केस के अंदर, क्या उनको अंदाजा नहीं था कि हम जो हासिल करने जा रहे हैं हमें रिलीफ नहीं मिलेगा? और उन्होंने उसके बावजूद भरपूर कोशिश की उनको हाई कोर्ट से रिलीफ दिलवाने के लिए। देखिए, मैं उनकी ज़ात पे बात नहीं करता, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की वकला के हवाले से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मुझे एक दोस्त से पिछले दिनों मुलाकात हुई और उनसे हाल अहवाल पूछा कि आप एक दो हेयरिंग पे गए हैं इमरान खान साहब की जो जेल में हुई है, तो मुझे बताएं कि आपको क्या उसमें एक चीज नजर आई है। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने कहा कि वहां पे जो वकला खान साहब की तरफ से पेश हो रहे हैं वो लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं और सिर्फ खान साहब को खुश करने के लिए की जा रही हैं, और उनके केस का लगता है कि वही हाल होगा जो भुट्टो साहब के केस का किया गया है। तो बाकी अब आप समझ लें कि क्या है कि बढ़ चढ़ के तकरीर करना। कोर्ट में तकरीरें नहीं होती, कोर्ट में आर्गुमेंट्स होते हैं। कोर्ट में आपने प्रेसिडेंट्स पेश करनी होती है, कोर्ट में आपने लॉजिक पेश करनी होती है। तकरीरें जलसे में होती हैं और मीटिंग्स में होती हैं और जहां पे आपने कारकुनों के खून गरमाने होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स नो डाउट के जब भी गर्दाब में होते हैं, वकला उनके लिए आगे सीना सफर करके आगे आते हैं, ढाल बनते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और पीटीआई की वकला यकीनन अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पहले सवाल और मैंने आगे से जवाब देने की कोशिश की है ताकि मैं ये बता सकूं कि किस अंदाज में उनको प्रोटेक्शन की जा रही है, तो रिजल्ट आप खुद ही समझ जाएं कि क्या आएगा। बिल्कुल ठीक। साकिब साहब बताइएगा कि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, और पहले भी मैंने आपसे, जब लास्ट टाइम आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, तो हमने फ्यूचर के हवाले से दीगर केसेस जा रही हैं उनके हवाले से आपसे बात की थी कि बाकी केसेस किस फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं, स्पेशली साइफर केस के हवाले से कि आपकी एक प्रेडिक्शन थी कि जनवरी के आखिर तक उसका प्रोसेस भी मुकम्मल हो सकता है, जैसे माजी के अंदर उस केस को मुकम्मल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा, हाई कोर्ट का फैसला तो आ चुका, लेकिन आज एक वकील, पीटीआई ने आज बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि एक वकील जो कि अडयाला जेल गए थे ताकि वो बानी पीटीआई इमरान खान से उनके कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवा सकें। अब वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो अडयाला जेल में तो गए हैं लेकिन वहाँ से उनको गायब कर दिया गया है, वो दस्तखत नहीं करवा सके। जब वो दस्तखत करवाने पहुंचे तो उस वक्त हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो क्यों उजलत का मुजाहरा कर रहे थे वो लोग, जब पता है कि उनकी कन्विक्शन मौजूद है, कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा और फैसला महफूज है, और उसके बावजूद उन्होंने वहां पर जाके साइन करवाने की कोशिश की। और एक्चुअल पोजीशन है क्या, वाकई कोई अडयाला जेल गया और उसके बाद वो गायब है, उसको अभी तक पता नहीं चल सका? अच्छा, जो एक्चुअल पोजीशन है वो अभी तक, क्योंकि मेरे पास ज़ाती तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई गया था या नहीं। पीटीआई की जानिब से बहरहाल ये दावा किया जा रहा है कि एक वकील साहब गए और उसके बाद ये मामला जो है पेश आया। जो बात आप कर रहे हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म्स पे दस्तखत वाली, जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, मेरी कुछ वकला से भी बात हुई पीटीआई के, वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। वो इस तरह कि इमरान खान साहब के नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवाए जाएंगे, उन पे ऑब्जेक्शन आएगा कि आपके कन्विक्टेड हैं, वो फिर जो ट्रिब्यूनल में जाएगा मामला, जो हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल भी उसको इसी बेस पे भी कर सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन मीनवाइल
आज जो फैसला आया है हाई कोर्ट का कि जो सस्पेंशन जो आपकी फैसला है वो सस्पेंड नहीं हो सकता, ये कल वो सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। तो उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स और उनका जो फैसला है, मेरा ये ख्याल है कि अगले 10-15 दिनों में शायद कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जो दोनों चीज़ें हैं एक ही जगह पे पहुंच जाएं सुप्रीम कोर्ट में, कि एक तरफ नॉमिनेशन फॉर्म्स वाला मामला हो और दूसरी तरफ जो है वो उनकी जो फैसला मुअत्तली वाली दरखास्त है जो उन्होंने चैलेंज करना है हाई कोर्ट का, ये भी वहां पे पहुंच जाए और वहां पे फिर डिसाइड हो। जो दस्तखत हैं वो इस मकसद के लिए, क्योंकि उनको क्लैरिटी थी, ऑलमोस्ट हमें भी पता था कि फैसला यही आना है, लेकिन वो एक मेरा ख्याल है शायद एक सिनेरियो जो है बनाना चाहते हैं ताकि पूरा जो है बैटल जो है वो लड़ी जाए लीगल ग्राउंड्स पर भी। एक और पाशा साहब ने जो बात की थी, वैसे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि उसमें, क्योंकि मैं भी वहां पे जाता रहा हूं कवर करने के लिए, तो वहां पे ये जो तवील समातें करना या वहां पे एक लंबे आर्गूमेंट्स देना या चीजें करना, ये मुझे ऐसे लगा कि ये पीटीआई की शायद स्ट्रेटजी है, क्योंकि उमूमी तौर पर वहां पे मुलाकात जो है वो आधा घंटा या 45 मिनट की मिलती है। तो जितनी लंबी समात होगी, समात में क्योंकि इमरान खान और जो उनकी कोर टीम होती है जिन्होंने स्ट्रेटजी बनानी होती है पॉलिटिकल, वो पीछे बैठ के अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, तो उनको 2-3-4 घंटे मिल जाते हैं। और वो 2-3-4 घंटे इसी सूरत में मिलते हैं जब समात लंबी होगी, और लंबी तब ही होगी जब वो तवील आर्गूमेंट्स करेंगे, सारी चीजें उसमें लेके आएंगे। तो मेरा थोड़ा सा पाशा साहब से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि ये उनकी मुझे स्ट्रेटजी लगी है, क्योंकि लगता भी ऐसे है कि वो उन्होंने पॉलिटिकली देखने तो हैं चीजें कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो अंदर बैठ के उस कोर्ट रूम में बैठ के पीटीआई के वकला इमरान खान साहब के साथ बैठ के चीजें तय कर रहे होते हैं कि कैसे बाहर जो है वो करना है, पॉलिटिक्स कैसे करनी है, आगे बढ़ानी है। पाशा साहब, आप साकिब साहब की इस क्लैरिफिकेशन से इत्तफाक करते हैं? बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें जितना आप फैलाव करेंगे एक छोटे से केस का जिसमें 6 या 7 विटनेसेस हैं और आप तकरीरें करके उसका फैलाव करते जाएंगे, तो क्या ख्याल है इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? कानूनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, लीगल परसेप्शन के तहत के अगर आप लीगल माइंड अप्लाई करते हैं, बाज़ औक़ात आपको गैर जरूरी जो आर्गूमेंट्स हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, वो लेके आना आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो मैं तो बिल्कुल उसको पॉलिटिकल सिनेरियो से हट के लीगल पैरामीटर्स में देख के मैंने बात की है। हो सकता है साकिब साहब की बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है गपशप लगाने की, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तय करने की, लेकिन जो केस के हवाले से जो मेरी जो थी, मैं तो वहां नहीं था ना, मैं वहां होता तो शायद मेरे कुछ और व्यू होते, लेकिन एक दोस्त की सुनी बात, उसके मुंह से निकली हुई बात से मैंने जो इंप्रेशन लिया, बिल्कुल ठीक, वो ये था। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नासिर भट्ट साहब कि 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक केस फिक्स होना है जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब, जिनकी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जिन्हें सजा हुई थी, उससे मुतल्लिक हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। क्या नवाज शरीफ सस्टेन कर पाएंगे, आइंदा इलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, या क्या सूरत हाल होगी? और अगर ऐसी कोई गैर मुमकिन तौर के ऊपर कोई सूरत हाल सामने आई तो नून लीग के पास अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब, एक तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो मुद्दत है उसमें तौसी की जाए, और साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन का जो इनेकाद है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए। अगर उसमें टाइम एक्सटेंशन आप मांग रहे हैं तो फिर तो जो पोलिंग डे है वो भी उससे मुतासिर हो सकता है। नून लीग को किस मुश्किल की वजह से ये इस्तदा करना पड़ी? और साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई गैर मुतवक्का फैसला आ गया तो फिर चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब कैसे पूरा होगा? देखें, आपने ये बात की जो इलेक्शन कमीशन से 2 दिन की वो तोसी मांग रहे, वो मैंने सब सियासी जमातों ने की है, पीटीआई ने भी की है, ये दरखास्त दी है, और जेयूआई ने भी कहा है, तहरीक अपना जमात इस्लामी ने भी ये कहा। तो अगर 2 दिन मिल जाए, लेकिन वो जो स्क्रूटनी का टाइम है पहले उसमें 2 दिन की कमी हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को इंशाल्लाह होगा। और उसमें मुझे अब ये यकीन है और आवाम को भी यकीन है, मेरा ख्याल है ये जो थोड़ा बहुत इसमें ये बताया जाता है जी कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, तो उसी का मसला ये है कि सब जमातों ने कहा, तो फिर मुस्लिम लीग नून ने भी ये दरखास्त किया है कि 2 दिन मिल जाए तो जरा आसानी हो जाएगी। दूसरी बात आपने कही, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया है
कि 5 साल से ज्यादा न्यायाली नहीं हो सकती। इसके बाद तो मेरा ख्याल है ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, 2 जनवरी को आपने कहा केस लगेगा, वहां भी ये जो पार्लियामेंट का फैसला होता है इसको भी तोसी मिलेगी और इंडोर्स किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया वो 5 साल है कि 5 साल से ज्यादा न्यायाली हो ही नहीं सकती। तो मियां साहब को तो 6 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और इसमें बाकी लोगों को भी फायदा होगा। मेरे जहांगीर तरीन भी इसमें फायदा उठाएंगे, बाकी जो लीडरान है। तो हमें तो ये यकीन है कि जब 5 पार्लियामेंट से बिल पास हुआ था कि 5 साल से ज्यादा न्यायाली जो है वो हो ही नहीं सकती, तो बिल पास हो चुका है। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपके जो सख्त सियासी हरीफ हैं इमरान खान, उनको इस बिल का कोई फायदा नहीं होगा। साकिब बशीर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक वक्त तक एक ये थ्योरी थी, हम सुनते थे कि आइंदा का जो इलेक्शन होगा उसमें सिर्फ -1 नहीं -3 होंगे, 3 की बात की जाती थी। फिर अगेन -1 की बात होना शुरू हो गई जब ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इस मसले को हल कर लिया गया। अभी आपको क्या दिखता है कि एक वकला के सीनियर वकला हैं, माहिर कानून हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हो गई पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए से, पार्लियामेंट के एक बिल के ज़रिए से, तो वो मुद्दत तय हो गई। जबकि दूसरी जानब कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी। और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट का जो प्रोसीजर बिल का जो मामला था, जो फैसला था, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को भी मान लिया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये केस किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है? इसमें भी मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़े क्लियर हैं। जिस दिन ये नोटिस लिया गया और ये कहा गया कि इस पे लार्जर बेंच बनेगा, तो उस दिन ही, उसी रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स से ये आप अखज़ कर सकते हैं कि वो यही कह रहे थे कि जो एक किसी बंदे को आप फॉर लाइफ जो है जिंदगी भर के लिए नाअहल नहीं कर सकते, ये मतलब कोई तरीकाकार नहीं। फिर उन्होंने साथ ही ये इसका हवाला दिया कि इसकी क्लैरिटी ज़रूरी है कि जब जो आरओ होगा उसके पास ये ऑब्जेक्शन जाएगा तो उसके पास एक तरफ आइन और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट पड़ा होगा, तो उसको क्लैरिटी ज़रूरी है। तो मेरा यह ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ये 5 साल नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजेस ये कन्विंस है कि ये होनी 5 साल के लिए चाहिए। तो अब हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पर मोहर भी लगा देगी। जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम करके और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी कि 5 साल के लिए नाअहली होगी, मुझे तो बड़ा क्लियर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन है कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई परेशानी नहीं है चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए, चूंकि जो अब तक की पास्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसके मुताबिक आप समझते हैं कि नहीं, ये 5 साल की मुद्दत को वैलिडेट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। ये जो आपने हवाला दिया कि कुछ वकला ये समझते हैं कि एक तरफ आइन जो है वो ऊपर होगा और एक्ट जो है वो उसको आप नहीं देख सकते, ये ठीक है। इसी को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया है। लेकिन मुझे ये एक फॉर्मेलिटी की कार्रवाई लगेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब वन फॉर ऑल ये सेटल कर देना है कि ये जो नाअहली होगी कन्विक्शन की बुनियाद पे वो 5 साल के लिए होगी, फॉर लाइफ नहीं होगी। इससे कबल भी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा जब सीनियर प्यूनी जज थे तो लाहौर में एक तकरीब में उन्होंने कहा था कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जिंदगी भर के लिए जो है नायल करके घर भेज दिया। तो ये बड़ी क्लैरिटी है जजेस की रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस में, जिससे हम अखज़ कर सकते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई हर्डल नहीं होगी, ये भी पार हो जाएगा मामला। बिल्कुल ठीक, ये मामला भी पार हो जाएगा। पाशा साहब, आप भी पास्ट की प्रोसीडिंग्स को, जजेस के रिमार्क्स को मद्देनजर रखते हुए यही तवक्को करते हैं कि जो 62 एक्ट के तहत नाअहली का मामला था वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए से 5 साल तक उसको लिमिट कर दिया गया है और यही परवेल करेगा? आपकी यही ऑब्जर्वेशन है सर? देखिए, मैं 2 मिनट लूंगा। आप श्योर सर, लाजमी। आर्टिकल 62(1)(f) में, आर्टिकल 62(1)(f) में लाइफ टाइम नाअहली का जिक्र है ही कोई नहीं। हुआ ये कि इसकी इंटरप्रिटेशन की ना ही नाअहली का और ना ही आईने पाकिस्तान में जी। तो बहरहाल उन्होंने एक तशरीह करते हुए लाइफ टाइम नाअहली करार दे दी। अब इलेक्शन एक्ट में जब साबका पार्लियामान ने तरमीम की और 5 साल कर दिया, तो उस एनालॉजी की बुनियाद पे सारे कह रहे थे कि अब ऑटोमेटिकली मियां नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ मिल गया है क्योंकि नाअहली की मुद्दत 5 साल का तयन हो गया है। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि जब तक एक हर्डल है मियां साहब के रास्ते में, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो जजमेंट है। कई लोग ये कहते रहे जी कि आइन में तरमीम
करनी पड़ेगी। हमने उससे भी इख्तलाफ किया कि आइन में तरमीम तब होती अगर 62(1)(f) में मुद्दत का तयन कर दिया गया होता, तो वहां तो नहीं थी, इसलिए आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है। जो जजमेंट थी उसको अनडू करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, या उस पर एक नई जजमेंट और लार्जर बेंच देगा, उसमें वो खत्म कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है साकिब बशीर साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो बेंच की जो हैयत है और जो सारी फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो जरूर फैसला करेंगे कि लाइफ टाइम खत्म कर दी गई है। और दूसरा जो कहा गया आपकी तरफ से कि इमरान खान साहब को फायदा नहीं मिलेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट में, वो उसका जो बेनिफिशरी होगा सबसे पहला वो मोहतरम इमरान खान साहब ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। खजूम जी, चटान साहब पीपल्स पार्टी करैन में ज्वाइन कर रहे हैं। चटान सुन सकते हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी चटान साहब, बहुत शुक्रिया। चटान साहब, हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से अब गहमा गहमी नज़र आ रही है। कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसके जमा कराने के हवाले से उसमें तफसील की बात की जा रही है। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये है, सियासी जमातें ये शिकवा कर रही हैं कि आइंदा की जो हुकूमत है वो नून लीग की बनती हुई दिखाई दे रही है और नवाज शरीफ साहब को और नून लीग को एक स्पेशल एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। पास्ट में पीपल्स पार्टी भी इसका बड़ा शिकवा करती रही। तो जब इतने गिले शिकवे मौजूद हों और एक वाज़े तौर के ऊपर तमाम सियासी जमातें सवालात उठा रही हूँ कि एक पार्टी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो फिर इलेक्शन शफाफ हो सकेंगे? जी, अल्लाह करे कि जो अभी से शुरू हुआ है ये जो प्री पोल रेगिंग कि ये सिलसिला भी बंद हो और इलेक्शन साफ और शफाफ भी हो। हमने इस मुल्क की तकदीर के साथ बहुत खेला है। हमारा मुल्क जो है ये मजीद एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमारा मईशत बिल्कुल तबाह हो चुका है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा बदतरीन शक्ल में सर उठाया है और इसका हल सिर्फ इलेक्शन में नहीं है। इलेक्शन तो 2018 में भी हमने किया, तो क्या 2018 के इलेक्शन से हमारे मसाइल हल हो गई या ज्यादा हो गई? हमारे मसाइल का हल है साफ और शफाफ इलेक्शन में। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होगा तो जाहिरी बात है जो हुकूमत बनेगा इस पे लोग इल्जामात लाद लेके लगाएंगे, इस पे लोग इल्जामात लगाएंगे कि ये तो सिलेक्टेड हुकूमत है। और हमारे मुल्क की जरूरत ये है कि हम सारे बैठ के कम अज कम मईशत के लिए एक मिसाक करें, एक इस तरह का पॉलिसी बनाए कि चाहे हुकूमत जिसका भी हो तो वो पॉलिसी को तसलसल से चलाए। अगर हम इस तरह पॉलिसी का बनाने में कामयाब नहीं हो जाते खुदा न ख्वास्ता, तो हमारा मुल्क का जो मईशत है वो ठीक नहीं हो सकता है। हमारा मईशत मजीद खराब होगा। बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा मिसाक होना चाहिए, लेकिन क्या कोई एक ऐसा मिसाक भी नहीं होना चाहिए जो इलेक्शन से पहले तमाम पार्टीज बैठ के इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर एक ट्रस्ट शो कर सकें कि अब जो इलेक्शन जिस डायरेक्शन में होने जा रहे हैं, जिस तरीके कार के मुताबिक हो रहे हैं, हम सबको उसके ऊपर इत्मीनान है और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और उसके बाद जो नताइज भी सामने आएंगे सब उसको दिल से कबूल करेंगे। तो कोई ऐसी रवायत भी तो शुरू होनी चाहिए ना। अगर इस हालात में मामला आगे बढ़ते हैं तो फिर कैसे मुआशी इस्तेहकाम आएगा? ऐसे रवायत कैसे शुरू होंगे जहां पर बशीर मेमन साहब कराची में है और तमाम ऑफिसर्स को कून करते हैं कि अगर मेरा ये काम आपने नहीं किया मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और फिर इन लोगों को हर महीने में एक एक महकमे से 10-10 लोगों के ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे गवर्नर के पीछे बैठा हुआ है और 7 अमीर मुकाम है। आज भी मेरे हल्के में ट्रांसफार्मर तकसीम हो रही हैं, डेवलपमेंट के काम हो रही हैं, गली कूची बन रही हैं। आप मुझे बताइए तो मैं कैसे इलेक्शन पे एतमाद करूं? मैं क्यों ना कहूं कि प्री पोल रेगिंग हो रहे हैं? मैं तो तब इस चीज को मानूंगा या तो मुझे भी ट्रांसफार्मर दे दे या तो मुझे भी फंड्स दे दे कि मैं भी लोगों के काम करूं, या जिन लोगों की मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जो ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं उनको जो फंड्स दिया जा रहा है डेवलपमेंट काम के लिए ये भी बंद करे। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे केपीके में है जो हमारे साथ शामिल होना चाहते थे, उन्होंने हमारे साथ बात मुकम्मल किया था। अब उन्होंने माजरत कर ली कि हम पे ऊपर से दबाव है कि आप लोग पीपल्स पार्टी में नहीं जाएं। तो मुझे बताए ऐसे हालात में मैं कैसे इत्मीनान करूंगा? ऐसे हालात में मैं कैसे इल्जामात नहीं लगाऊंगा? अगर आप इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करें, ये आइन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और अवाम के दरमियान, इसके मुताबिक अगर आप इलेक्शन करेंगे तो फिर तो लोगों को इत्मीनान होगा।
लेकिन अगर आप डंडा उठा कि जिस तरह के 2018 में डंडे के जोर पे आपने एक हुकूमत बनाया और इस बार भी आप डंडे के जोर पे एक हुकूमत बनाना चाहेंगे और मुझसे ये कहेंगे कि आप मान ले कि कोई दांधी नहीं हो रही है, तो ये तो काबिल अमल बात नहीं है। मेरे साथ ज्यादती होगी तो जाहिर बात है कि मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और हो रही है। बिल्कुल ठीक। टिटान साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। नासिर भट्ट साहब से जानते हैं। भट्ट साहब, ये क्या माजरा है? टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं सिंध के अंदर। बशीर मेमन साहब आप तो DGFI नहीं रहे, वहां पे वो टेलीफोन कॉल्स करके थ्रेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमीन मुकाम, जिसको आपने आइंदा का CM बनाना है, वो गवर्नर के साथ मिलकर थ्रेट कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। ये कौन दबाव डाल रहा है? और नताइज तस्लीम करवाने के लिए भी फिर दबाव डालेंगे। ये कहां से नून लीग को ऐसी स्ट्रेटजी मिली है? देखें, पीपल्स पार्टी वालों की मेहरबानी है कि ये बता रहे हैं कि सिर्फ पॉपुलर इस वक्त मियां नवाज शरीफ है, अगर इलेक्शन हो गए तो वही जीतेंगे। ये तो अभी से मान चुके हैं कि ये अगर इलेक्शन हो गए तो मियां नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अवाम में जाए, वोट मांगे। इल्जामात लगाने से अगर उनको कुछ हासिल होता है तो करें। पीपल्स पार्टी वाले या फजलुर रहमान साहब या JUI वाले या जमात इस्लामी वाले, अगर वो ये शोर डाल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि अब इनके पास कौन से ऐसे जो इनको कहां से ये खबर आई है जी कि मियां नवाज शरीफ को वो प्लेइंग कहते हैं ना उसको, प्लेइंग लेवल फील्ड मिलनी चाहिए सबको। तो प्लेइंग लेवल फील्ड सबके पास है। हम भी, मियां नवाज शरीफ ने भी आके ये ऐलान किया कि भाई मैं आ गया हूं, मैं अवाम के पास जाऊंगा, अगर मुझे लोग वोट देंगे तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। बिलावल भुट्टो साहब भी जाएं, और लेकिन वो ये शोर डाल रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए बड़ी सहूलियात है। तो आप तो पहले लेकिन बट साहब, पीपल्स पार्टी के पास ना तो बशीर मेमन है, ना अमीर मकाम है, ना वो धमकियां देने वाली उनके पास टेलीफोन कॉल्स हैं, तो वो कैसे फिर अवाम के पास जाके वो रिजल्ट हासिल करें जो आपको मिलने का इम्कान है? नहीं, हमें देखें 2018 में हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमने कितना उस पे क्या कहते हैं कि अवाम को बताया। टीवी पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं आने दी, फिर भी पंजाब में हमारी हुकूमत बनी थी, नहीं बनने दी। अब हम फिर ये कह रहे हैं कि अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं। शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हर दफा जो इलेक्शन जीतता है वो तो मान जाता है, जो हारते हैं वो कहते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अब अगर इलेक्शन हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी वालों ने अभी से ये काम शुरू कर दिया है कि नहीं जी ये मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो आप हमें बता दें क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ को अगर अदालतें रिलीफ दे रही हैं तो इसमें तो खुशी की बात है कि हम अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं, हमें मिल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी वालों को ये यकीन हो चुका है कि अवाम उनके झांसे में नहीं आएंगे, वोट उनको नहीं मिलेगा। तो अब अभी से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। जरदारी साहब कहते हैं कि जी जो ये पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है बहुत अच्छी है, लेकिन बिलावल साहब कहते हैं नहीं नहीं ये अच्छे नहीं है। तो वो जरदारी साहब भी कहते हैं कि बिलावल को कुछ पता नहीं। तो पहले बाप बेटा आपस में तो एक बात कर लें कि जी कि इनके केयर टेकर हुकूमत के बारे में क्या ख्यालात हैं। एक बात याद रखें, अगर आप इल्जामात लगाते रहेंगे और ये बात करते रहेंगे कि नहीं जी नवाज शरीफ को कहता है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, बिलावल को नहीं किया जा रहा और जरदारी साहब को नहीं किया जा रहा, तो ये आपकी एक सोच है। ठीक है, ठीक है। वोट बट साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट ने दी है, फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक कल तक फैसला करे किस हद तक ये मुमकिन है। और उसके साथ एहतसाब अदालत में अगर तोशाखाना के केसेस फास्ट ट्रैक पर चल सकते हैं, तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के जो तोशाखाना से मुतल्लिक केसेस एहतसाब अदालत में ज़ेर समात हैं, वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार क्यों है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाशा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक और बल्ले के निशान जो कि उससे बहुत लिंक कर रहा है, उसी के ऊपर ही सारा उसका दारो मदार है, कल तक फैसला करे। क्या इम्कान है कि कल तक फैसला आ सकता है? और अब तक जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की रिमार्क सामने आए, जो ऑब्जर्वेशन सामने आई, तो इस केस का मुमकिन तौर के ऊपर क्या मुस्तकबिल देखते हैं? अब क्या मुमकिन तौर पर फैसला आ सकता है? देखिए भट्टी साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने 2-3 दिन महफूज रख के फैसला आज सुनाया है, और कमाल का सुनाया है कि जी कि कल फैसला इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे, और उसमें टाइम नहीं दिया। हो सकता है इलेक्शन कमीशन कल ही अनाउंस कर दे,
6 बजे भी कर सकता है, 7 बजे भी कर सकता है। उस वक्त तक पता नहीं, नॉमिनेशन पेपर्स का मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम क्या है फाइल करने का। तो ये कोई इतना अच्छा शगुन मुझे नहीं लग रहा ठीक। पीटीआई के लिए। और मैं समझता हूँ कि हमने पाकिस्तान बार कौंसिल ने 3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जी। उसमें तमाम पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। उसमें पाशा साहब की आवाज में प्रॉब्लम है, ज्यादा साकिब साहब आपसे की साजिश जी है। जी जी मैं जी जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आपके पास, कंटिन्यू कीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, जी जी जी, तो ये शोर मचाया जी, ये इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं। हालांकि हमें क्या जरूरत है इलेक्शन डिले कराने की, और वक्त साबित करेगा कि जब हमने बात की कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए ठीक। इलेक्शन की शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क हैं, तो वो अभी से आना शुरू हो गए हैं। और इसलिए हम पे एतराज किया गया कुछ पार्टियों की तरफ से कि उनका जो बयानिया है ठीक। पाशा साहब कुछ वक्त कम है, साकिब बशीर साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। साकिब साहब, जो पेशावर हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है उसके मुताबिक आप समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बैकिंग हासिल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और क्या आपको लगता है कि कल तक इस पेशावर हाई कोर्ट के इसके फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुना सकता है? और आपकी बहुत डीप ऑब्जर्वेशन होती है बिलखुसूस जब ये मामला चलते हैं, आपने भी इस केस को बहुत बगौर आपने इसका जायजा लिया, जो रिमार्क सामने है बिलखुसूस, तो मुमकिन तौर के ऊपर क्या फैसला हो सकता है इस केस में? पहली बात तो पाशा साहब ने जिस तरह कहा कि पेशावर हाई कोर्ट को अगर खुद फैसला नहीं करना था तो उनको 6, 7 या 10 दिन लेने ही नहीं चाहिए थे। नोटिस किया, फिर एक समाअत, फिर दूसरी, फिर तीसरी हुई, फिर उन्होंने मामले को इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया। तो कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन फॉर्म का, तो ये अजीब सी सिचुएशन है। तो दूसरी बात जो आपने की कि फैसला क्या आ सकता है, फैसला मेरी नज़र में तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क की, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 3 ही पॉलिटिकल पार्टी थे, बाकी भी अपने अपने लिहाज से उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन पीटीआई की एक बड़ी मेजॉरिटी है। तो उसमें उनसे इलेक्शन से 50 दिन पहले बल्ले का निशान उनसे वापस ले लेना, उसकी मिसाल इसी तरह ही है कि मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान वापस ले लें, आप तीर का निशान पीपल्स पार्टी से वापस ले लें। तो ये एक मेरा ख्याल में डिजास्टर होगा कि अगर पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, और ये इटसेल्फ जो है वो इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि जब हमारे मुल्क में इंटरनली पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, तमाम के इलेक्शंस का वही तरीकाकार है जो पीटीआई ने अपनाया है। तो इसमें बज़ाहिर मुझे लगता है कि अगर टेक्निकल बुनियादों पे उनको बाहर किया गया तो ये शफाफियत पे बड़ा जो है वो आएगा, हर्फ आएगा। बिल्कुल ठीक। चलें कल देखते हैं कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इसके ऊपर किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करता है। आपकी लीडरशिप ने भी बहुत से एहतसाब अदालत के केसेस का सामना किया। एक और केस उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल है आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, जो कि तोशाखाना से मुतल्लिक है, जिसमें उन्होंने कीमती गाड़ियों और तहाइफ वसूल किए थे, और वहां पर उनकी बड़ी फास्ट स्लो पेस में केस चल रहा है। लेकिन 4 जनवरी को एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर से की तमाम रिकॉर्ड रिपोर्ट तलब की है। तो क्या समझते हैं कि ये केस आसिफ अली जरदारी साहब के लिए आने वाले दिनों में कुछ क्रिटिकल साबित हो सकता है? देखिए जी, हम पे जो केसेस है वो सारे सियासी केसेस है और सियासी इंतकामी कार्रवाई है। जिस तरह 14 साल जरदारी साहब को जेल में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ साबित नहीं किया, और हम पे जो भी इल्जाम लगाते हैं और जब भी इल्जाम लगाते हैं हम अदालतों में जाते हैं, इसको पेश करते हैं। हम कभी भागे नहीं है, कभी छुपे नहीं है, हम अपने अदालतों में इसका मुकाबला करते हैं। और पहले अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें सुरखरू किया है, इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू हो जाएंगे, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के। और हम तो बहुत पहले से ये मुतालबा करते हैं कि भाई हमारे मुल्क में एहतिसाब का इदारा नहीं है, ये इंतकाम के इदारे हैं। हमारे मुल्क में किस तरह का एहतिसाब का इदारा होना चाहिए जो क्रॉस से बोर्ड एहतिसाब करे, जो जज का, जर्नल का, जर्नलिस्ट का, सियासतदान का, सबका एहतिसाब करे। अगर किसी ने कोई करप्शन किया तो वो बच न सके, और अगर किसी ने कोई करप्शन नहीं किया है। ताकि बशीर साहब ये इसी क्वेश्चन को अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। जी, जो आपने बात की कि केसेस जो है वो आगे बढ़ पा रहे, एक सिंपल और बड़ा वाज़ेह किस्म का सिनेरियो हमारे सामने है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन थी नैब की, वो पुरानी नैब थी, और अब जो है वो नई नैब उनकी प्रोसिक्यूशन कर रही है, और जो पुरानी नैब है अब वो इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोसिक्यूट कर रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए केसेस की रफ्तार भी उसी
तरह ही चल रही है। ठीक है बट साहब, आपका शायद ऑडियो का मसला हल हो गया है। मेरा सवाल अगर आपने सुन लिया होगा तो यही था कि जहां बरियत होनी थी नवाज शरीफ साहब की, केसेस रातों रात तय हो गए, और जहां पर केसेस आगे बढ़ने हैं वहां पर प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही तोशाखाना केस में। बट साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपको हम नहीं सुन पाते, मेरे ख्याल में शायद उनका ऑडियो का इशू है। नाज़रीन, ये एक बड़ा संगीन मामला है और तमाम जमातों को मुतालबा है कि तमाम जमातों को आइंदा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हर सूरत मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इलेक्शन जिसके ऊपर तमाम जमातों का एतमाद होना चाहिए, वही इलेक्शन मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकता है, और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में ही इस मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम नसीब हो सकता है। और इस वक्त जिस हम संगीन मुआशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उसमें सियासी इस्तेहकाम आना और मुआशी इस्तेहकाम आना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। साकिब साहब आपका, हसन रज़ा पाशा साहब आपका, नासिर भट्ट साहब और खुद चटान साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बात करेंगे कि बलाच बलोच कि वो कौन था। नाज़रीन, बात करेंगे बलाच बलोच पर कि वो कौन था। बलाच वल्द मौलाबख्श जिला तुर्बत का रिहायशी है। इसे 29 अक्टूबर 2023 को CTD बलोचिस्तान ने गिरफ्तार किया था। बलाच को बलोच लिबरेशन आर्मी के कासिम उर्फ अरमान ने भर्ती किया था और इसे चार पानोक के इलाके में अक्टूबर 2019 में बलोच लिबरेशन आर्मी के मुस्लिम उर्फ गुरु ने तरबियत दी थी। वो तुर्बत सिटी में अपने साथी कासिम उर्फ अरमान के साथ काम करता था। बलोच लिबरेशन आर्मी के मुस्लिम उर्फ गुरु ने इसे हथियार दिए जिनको इसने टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। अक्टूबर 2021 में इसने BLA के कासिम उर्फ अरमान के साथ मिलकर तुर्बत के बाजार में कपड़ा रंगने वाले सिंधी दुकानदार को कत्ल किया। नवंबर 2021 में तुर्बत में एक होटल के करीब BLA के कासिम उर्फ अरमान के साथ एक बलोच का कत्ल भी इसी शख्स ने किया। CTD बलोचिस्तान की FIR के मुताबिक 21 दिसंबर 2021 को तुर्बत मछली मंडी में कासिम उर्फ अरमान के हमरा हुजाम इजाज वल शहजाद का कत्ल किया, जो सिंध का रिहायशी था। 31 मार्च 2021 में इसी ने BLA के कासिम उर्फ अरमान के साथ तुर्बत के फुटबॉल चौक के सामने FC की गाड़ी को दस्ती बम से निशाना बनाया। 31 मई 2021 को अबसार रोड तुर्बत में FC की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 सिपाही जख्मी हुए। 12 अगस्त 2021 को BLA के कासिम उर्फ अरमान के साथ मिलकर मकरान स्काउट्स में तुर्बत FC चेक पोस्ट पर दस्ती बम से हमला किया, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। 15 सितंबर 2021 को नेशनल बैंक तुर्बत के सामने FC चेक पोस्ट पर BLA के कासिम उर्फ अरमान के साथ मिलकर दस्ती बम से हमला किया। और इसी तरह साल 2023 में दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट ने जिला तुर्बत में 158 दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की, जिसके नतीजे में 66 मासूम अफराद शहीद हुए, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। गुज़श्ता एक माह में तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद और एमुनेशन बरामद हुआ। नवंबर 2023 को दहशतगर्द बलाच वल्द मौलाबख्श को 5 किलो बारूदी मवाद के साथ गिरफ्तार किया गया। इसे अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया गया। दौरान तफ्तीश बलाच ने इतराफ किया कि इसका ताल्लुक कल अदम तंजीम BLA से है और वह मुस्लिम गुरु ग्रुप का रुकन है। तफ्तीश के दौरान इसने बारूदी सुरंगें लगाने की कार्रवाइयों का भी इतराफ किया। बलाच के मुताबिक वो बारूदी मवाद अपने साथियों की मदद से लेकर गया था, जिससे तुर्बत शहर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करना था। इस इंकशाफ के बाद CTD बलूचिस्तान ने छापामार पार्टी तश्कील दी, जिसने 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब मज़कूरा मकाम पर छापा मारा, जहां पर पहले से मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग की और रॉकेट लॉन्चर भी फायर किए। दहशतगर्दों की फायरिंग से बलाच मौके पर ही हलाक हो गया। फायरिंग का तबादला 15 से 20 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद तारीकी का फायदा उठाकर दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में तलाशी के दौरान दहशतगर्द अब्दुल वदूद, दाद मुबारक और सैफुल्लाह वल्द उम्मीद अली की लाशें बरामद हुई। CTD बलूचिस्तान के मुताबिक उनकी शिनाख्त उनकी जेब में मौजूद शिनाख्ती कार्डों से हुई। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।